विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष कौन होगा? गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, शाओलिन यांग, इंदरमीत गिल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, अजय बंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ या अध्यक्ष रह चुके अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इनसे पहले देखा जाए तो डेविड मालपास थे। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसीलिए इनको यहाँ पे चुना गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन है अजय बंगा। पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा। जन्म हुआ है इनका पुणे में, महाराष्ट्र में 10 नवंबर 1959 को। वर्तमान में इनकी उम्र है 63 साल। शिक्षा हुआ है इनका सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, इसके अलावा IIM अहमदाबाद से। कैरियर इनका बहुत ही अच्छा रहा है। 1981 में नेस्ले से इनके करियर की शुरुआत हुई है। वर्तमान में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष हैं। पेप्सिको में भी काम किया है। मास्टर कार्ड के सीईओ और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2020 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा खासा रहा है, इसीलिए इनको यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ 5वीं इंटरएक्टिव बैठक की अध्यक्षता की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। 22 फरवरी के आसपास से की गई है। कपास मूल्य श्रृंखला के पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। कपासों की गांठों के अनिवार्य प्रमाणन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। और यहाँ पे बैठक जो हुई है कपास मूल्य श्रृंखला के लिए पहल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 75,000 हैंड हेल्ड कपास प्लकर मशीन निधि पर योजना यहाँ पे तैयार किया गया है। 2023-24 के हरियाणा सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को यहाँ पे GSDP 2.96% के रूप में अनुमानित किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हरियाणा सरकार ने 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया हुआ है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये प्रस्तावित किया गया है खासकर पशुधन उत्थान के लिए। तो यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को GSDP के 2.96% के रूप में अनुमानित किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री व्यापारी समृद्धि बीमा योजना चालू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 को यह सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों और लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए एक कह सकते हैं कि कल्याणकारी योजना है, जिसका नाम है यहाँ पे मुख्यमंत्री व्यापारी समृद्धि योजना। इसके अलावा देखा जाए तो 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों के संबंध में मृत्यु या विकलांगता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के नाम से एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया अभी, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन पशुपालन क्षेत्र में उद्यमता विकास के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है। यहाँ पे कुछ न्यूज वाली बातें हैं कि आप जानते हैं 2.35 करोड़ का कर्ज था जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। अभी देख पा रहे हैं 2.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है राज्य पर ऋण। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो डेप्ट है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट
राज्यों का काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए मात्र 2.35 करोड़ और यहाँ पे बढ़ के कितना हो रहा है 2.20 लाख करोड़ के आसपास। ये बजट 2022 का है, ठीक है, मैंने एक सिंबॉलिक इमेज के रूप में लिया हुआ है। अभी जो बजट आया है 2023-24 का, 2023-24 का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस डैश डैश को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी 1944, 22 फरवरी, 24 फरवरी यहाँ पे देख पा रहे 47, 48 से 50 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 24 फरवरी 1944 को। हर साल 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। उद्देश्य इसका यही है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों, सेवाओं और उनके योगदानों का यहाँ पे सम्मान करना है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। लिकोरिस, इसी को यहाँ पे मुलेठी भी बोला जाता है, जिसका खास कर देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, मसालों वगैरह में भी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। पहली बार मुलेठी की रोपण सामग्री किसानों को व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई है। भारत में देखा जाए मुलेठी की जो मांग अधिक है, क्योंकि इसका जो उपयोग है जैसे कि मसाला हो गया, आयुर्वेद ठीक है, जो दवाओं में कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, घरेलू उपचार के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को डैश डैश की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 4 साल। गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा में ILO यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। उन्हें 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। सीएजी कह सकते हैं कि मौजूदा बाहरी लेखा परीक्षक देखा जाए फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से कार्यभार ग्रहण करेंगे। 23 फरवरी 2023 को एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ? एग्जाम में देखिए इतना डेट नहीं देगा, यहाँ पे सीधे दे देगा कि 2023 का एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू किया गया? पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, एशिया आर्थिक संवाद पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। यह 3 दिवसीय योजना है, 23, 24, 25 फरवरी को किया गया है। 3 दिवसीय योजना है। इसकी सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है। यह संस्करण एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा 7वां संस्करण है। विश्व सुरक्षा कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन केवल रेलवे सुरक्षा बल ने दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है केवल रेलवे सुरक्षा बल ने दिया हुआ था, तो केवल रेलवे सुरक्षा बल ने यहाँ पे नहीं दिया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे आरपीएफ के साथ साथ आपको ध्यान रखना है UIC, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर घोषणा को अपनाने के साथ 23 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरा, इसीलिए दूसरा ही सिर्फ यहाँ पे सही होगा।
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यही है 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस फरवरी 10 से लेके 23 यहाँ पे 23 के बीच जयपुर इंडिया में हुआ है। ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 जनवरी को किस शहर में हुई है? जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। G7 प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को बेंगलुरु में हुई है। यहाँ पे G7 के वित्तीय प्रमुखों ने रूस के खिलाफ, अभी रशिया यूक्रेन को लेकर जो चल रहा है, रूस के खिलाफ उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक की ताकि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सके। जापान ने G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के बैठक की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं G7 में देखें तो जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है। अब इसी में G8 लगा दीजिए तो इसमें रसिया को जोड़ देंगे तो G8 हो जाएगा। G20 ऐड कर देंगे इसमें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्की है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो आपको बेसिकली G7, G8, G20 इन तीनों ही जो भी यहाँ पे संस्थाएं हैं इसका आपको नाम जरूर ध्यान में रख के चलना होगा। कौन कौन खासकर कंट्री है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूरोमॉर्फिक कैमरों के बारे में सही है? न्यूरोमॉर्फिक कैमरों की एक बहुत ही उच्च गतिशील रेंज होती है। यहाँ पे देख पा रहे ग्रेटर देन 120 डेसिबल होती है, ग्रेटर देन 120 डेसिबल होती है, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। न्यूरोमॉर्फिक कैमरा मानव रेटिना के रूप में भी कार्य करता है। अब यहाँ पे बहुत ही उच्च गतिशील रेंज है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को ये आसानी से उसको एक एक जो होता है ना, जो कंटेंट के साथ यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के साथ ही खींच सकता है, बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों। यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो न्यूरोमॉर्फिक जो कैमरा और मशीन लर्निंग नैनोस्कोपिक इमेजिंग में मदद करता है। यह तकनीक न्यूरोमॉर्फिक कैमरा और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का पूरी तरीके से ये मिश्रण है। यहाँ पे यह आकार में देखा जाए तो 50 नैनोमीटर से छोटी, बहुत ही 50 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटी वस्तुओं को इंगित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूरोमॉर्फिक कैमरा मानव रेटिना के रूप में काम करता है, जो प्रकाश को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। पारंपरिक कैमरों की तुलना में इसके कई फायदे हैं। न्यूरोमॉर्फिक कैमरा में बहुत उच्च गतिशील रेंज की होती है, लगभग मैंने दिखाया था अभी आपको, ग्रेटर देन 120 डेसिबल। वे न्यूरोमॉर्फिक माइक्रोस्कोपी में उपयोगी के लिए बेहद ही उपयोगी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अक्टूबर 2024 तक रक्षा सचिव के रूप में किसे विस्तार मिला हुआ है? मोहन कुमार, अरमाने गिरिधर, संजय मित्रा, अजय कुमार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, अरमाने गिरिधर। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है अरमाने गिरिधर। रक्षा सचिव के पद पर अरमाने गिरिधर जारी रहेंगे। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 1 नवंबर 2022 को। अब इनकी नियुक्ति को लेके, इनके कार्यकाल को लेके विस्तार दे दिया गया है अक्टूबर 2024 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स गिरिधर अरमानी एज द डिफेंस सेक्रेटरी। डैश डैश में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख के नाम पे रखा गया है। CD देशमुख, C फॉर हो जाएगा चिंतामन, D फॉर हो जाएगा द्वारकानाथ, देशमुख के नाम पर रखा गया है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, मुंबई। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पे रखा गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम
चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आरबीआई के पूर्व गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री सीडी देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डैश डैश का बजट पेश किया। 3.01 लाख करोड़ रुपए, 4.11 लाख करोड़ रुपए, 2.31 लाख करोड़ रुपए, 5.01 लाख करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 3.01 लाख करोड़ रुपए। गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया हुआ है। ये बजट जो पेश किया गया है गुजरात के वित्त मंत्री जिनका नाम है कानू देसाई के द्वारा राज्य विधानसभा में 3.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगर पिछले साल की कंपैरिजन करें 2022-23 की तो वो लगभग 23% का यहाँ पे एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अधिक है। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि अगले साल 5 वर्षों में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अर्थात जीएसडीपी को 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाना है अगले 5 साल में। तो अभी 3.01 है, 5 सालों में यहाँ पे कितना करना है, लगभग 4.2 लाख करोड़ के आसपास करना है। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हो गया है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एम फॉर क्लाइमेट। भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हो गया है, जिसे नवंबर 2021 में अमेरिका और यूएई ने इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ था। जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से अमेरिका और यूएई ने इसे वैश्विक मंच को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एम फॉर क्लाइमेट जैसे आप देख पा रहे हैं, जलवायु हो गया, स्मार्ट कृषि हो गया, कृषि नवाचार मिशन हो गया, खाद्य प्रणालियों के नवाचार के निवेश के लिए और समर्थन को यह बढ़ाना चाहता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितना अधिक से अधिक हो सके बड़े मात्रा में फंड इकट्ठा किया जाए, निवेशकों को आकर्षित किया जाए। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 8 बिलियन डॉलर से अधिक यहाँ पे निवेश किया जा चुका है। इसके अलावा इस घोषणा के साथ अगर भारत की बात करें तो भारत 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदार देशों में शामिल हो गया है, जो निवेश का समर्थन करेंगे और एम फॉर क्लाइमेट मिशन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान, थाईलैंड, रूस, नई दिल्ली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू किया गया है। खेल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खेल सचिव जिनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। कोरिया और भारत के बीच, खासकर साउथ कोरिया और इंडिया के बीच राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। 22वां अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और 10वां एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, दिसपुर।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, इम्फाल में। 22वां अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और 10वां एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 इम्फाल में शुरू हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव 2023 टू बी ऑर्गेनाइज इन नॉर्थ ईस्ट अर्थात इम्फाल इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इम्फाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को बोला जाता है IBSD। एक बार फिर से सुनिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल और सोसाइटी फॉर एथनोफार्मोलॉजी द्वारा 24 से 26 फरवरी के बीच सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल में संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने किस स्थान पर बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कन्नड़ लगा है, दिम दिमावा लगा हुआ है, तो लग रहा होगा कि दक्षिण भारत से या फिर दक्षिण भारत में हुआ होगा। देखिए जो सांस्कृतिक जो उत्सव है, इसका जो उद्घाटन जो हुआ है, देख पा रहे हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मैसूर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। 25 फरवरी के आसपास पीएम मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया हुआ है। कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाने के लिए यह मनाया जा रहा है। इस उत्सव का जो आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में किया जा रहा है। भारत संवाद सम्मेलन में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया हुआ है? डॉक्टर विवेक देबरॉय, परमेश्वरन अय्यर, सुमन बेरी, BBR सुब्रमण्यम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर विवेक देबरॉय। डॉक्टर विवेक देबरॉय जो अध्यक्ष है यहाँ पे EAC PM, इसने भारत संवाद सम्मेलन में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट का दूसरा संस्करण यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। भारत संवाद सम्मेलन का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखा जाए तो शिक्षा में भाषा की भूमिका को लेकर प्रकाश डालती है और उचित आकलन और निर्देश के माध्यम का उपयोग करके सीखने के परिणामों पर सुधार देने पे बल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 मार्च तक देश भर में मंडियों की कुल संख्या 1361 हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे मार्च के अंत तक, ध्यान रखिएगा, मार्च के अंत तक 101 और APMC मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। सरकार ने 101 और कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसको APMC के नाम से जाना जाता है, तो APMC मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई नाम में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? 1361 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हो गया है। ई नाम 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2 दोनों। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है पूरा जो फंक्शन है। यहाँ पे देख पा रहे फार्मर है, यहाँ पे एज ए ट्रेडर कह सकते हैं, कमीशन एजेंट, सेलर, फार्मर, ट्रेडर, कमीशन एजेंट सब है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यही है नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल है। अब इसमें क्या होगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लोग जो APMC है बिल्कुल बीच में बिचौलिया टाइप का रोल प्ले कर रहा है। और ये क्या कर रहा है तो देखिए यहाँ पे, ठीक है,
किसानों से जो भी ट्रेडर है, कमिश्नर एजेंट है, इन सब से संपर्क करके यहाँ पे कहाँ पे लाया जा रहा है, इन सबको लाया जा रहा है, इन नाम में लाया जा रहा है कम्युनिकेशन बनाने के लिए। और यहाँ पे कौन है, बायर है, ये भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, पोर्टल है पूरी तरीके से। अब यहीं पे देखेंगे तो पूरा जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि बार्गेनिंग होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, यहाँ पे जो भी डील यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा सेटलमेंट का प्रोसेस होगा, गुड डिलीवरी और पेमेंट का पूरा प्रोसेस देखा जाए तो एपीएमसी चैनल के माध्यम से होगा, तब जाके किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से फंक्शन करता है। फरवरी 2023 में यूक्रेन के अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किसने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ। अब धीरे धीरे देखिए जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, कहीं न कहीं मुखर हो रहे हैं रसिया यूक्रेन को लेके, बहुत सारे कंट्री रूस के खिलाफ भी हो रहे हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF भी इसको बोला जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। इसने यूक्रेन के अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि रूस की कार्रवाई अस्वीकार्य रूप से यहाँ पे जो FTF के मूल सिद्धांतों के विपरीत है, इसीलिए FTF को इससे बाहर कर दिया गया है।